ओके, तो हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, भारत में हरित क्रांति और भारतीय कृषि और उसकी समस्याएं। इन दो टॉपिक को कवर करने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए, अब इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं अपने ऊपर, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि प्रीलिम एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताएंगे कि प्रारंभ में हरित क्रांति में निम्न में से किन फसलों के लिए HYVs का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी एक एक करके अब जुड़ना शुरू कर दीजिए और अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपनी नीचे उपस्थिति दर्शाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रारंभ में हरित क्रांति में निम्न में से किन फसलों के लिए HYVs का प्रयोग किया गया है। जिन बच्चों ने इसके पहले का सेशन नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, वो हो सकता है कि इस प्रश्न का आंसर ना दे पाए, लेकिन जिन भी बच्चों ने सेशन लिया है वो आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न है आपका कि प्रारंभ में हरित क्रांति में निम्न में से किन फसलों के लिए HYVs का प्रयोग किया गया है। चलिए बताइए किस जो HYVs हैं उनका प्रयोग किया गया है। ओके, देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, धान, तिलहन, मक्का और गेहूं। अब हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था आपको पता है कि 5 मुख्य फसलों को प्रारंभिक चरण में वेटेज दिया गया था। तो कौन कौन सी वो थी? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। बस अब आंसर आप निकाल लीजिए। आपने पहले जब हरित क्रांति का टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने इसको देखा है। तो धान हो गई, मक्का हो गया और गेहूं हो गया। इसका मतलब तिलहन इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 2, अब इसको देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही नहीं है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर, यही सही आंसर है। 1, 3 और 4, ए गलत, सी गलत, डी गलत। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। 5 फसलें ली गई थी इसमें, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। अब जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझने का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्नों को पूछती है, ये समझना है आपको। यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। आप अगर उस प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ना या अपने माइंडसेट नहीं बनाएंगे तो फिर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस को टैकल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए क्वेश्चन में ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, भारत में कृषि आजीविका प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। भारत में जो कृषि है वो आजीविका प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। दूसरा पॉइंट है कि भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50% से ऊपर है। तीसरा पॉइंट है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ खेतों का आकार दिनों दिन छोटा होता जा रहा है, इस कारण खेती में मशीनों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है और ये शब्दशः स्टेटमेंट आपने पहले टॉपिक में पढ़े हुए हैं, जिसमें भारतीय कृषि और उसकी समस्याओं से रिलेटेड जो टॉपिक रहा है। तो चलिए, आपने ये टॉपिक पढ़ा है, 1 मिनट का समय देते हैं, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। चलिए, आप 1 मिनट के अंदर इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी देंगे। और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस बताते जाएं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। 30 सेकेंड है आपके पास अभी। बहुत इजी है, सिंपल स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, और ये जो पैटर्न है सेम यूपीएससी यही पैटर्न अपनाती है। कुछ और भी पैटर्न है, हम लोग उसकी बात करेंगे जब टेस्ट पेपर बनाएंगे। और जो आपको टेस्ट पेपर मिलेगा वो बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस उसमें होंगे। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होंगे, है ना, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। तो इनको समझने के लिए आपको इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर काम करना पड़ेगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कि भारत में कृषि आजीविका प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50% से ऊपर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि फिर भारत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है। चलिए अब इसका आंसर आप दीजिए। फिर इसका मतलब ये जो 2 है ये सही नहीं है। फिर आबादी बढ़ने के साथ खेतों का आकार दिनों दिन छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसी कारण खेती में मशीनों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि केवल 2। इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, केवल 2। भारत में कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है ये अब आपको बताना है। चलिए ओके, चलिए मैं बताता हूं। कृषि क्षेत्र का हिस्सा 16 से 17% का है एट करेंट प्राइस। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इस प्रकार की जो फैक्चुअल डाटा हैं वो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर का कितना हिस्सा है, सेवा क्षेत्र का कितना हिस्सा है, या रोजगार में इन क्षेत्रों का कितना हिस्सा है। फिर प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती, कृषि जो क्रियाएं हैं, सॉरी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती हैं, और कौन सी आर्थिक क्रियाएं आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत या टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको एक पॉइंट में हम पॉइंट वाइज यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उपज के पूरे मूल्य का बीमा किया जाता है और बीमित मूल्य को किसी भी दशा में कम नहीं किया जाएगा। यानी कि जो उपज का पूरा मूल्य है, यानी कि जो किसी भी क्षेत्र में बोया गया जो उपज है उसका जो भी मूल्य है उस पूरे मूल्य को इस बीमित राशि में कवर किया जाएगा। हर तरह के अनाज, तिलहन और सालाना जो व्यावसायिक या जो वाणिज्यिक फसलें हैं या बागवानी फसलें हैं उन फसलों को भी कवर किया जाएगा। इसके बाद फसल बुआई से पहले खड़ी फसल और कटी फसल में जोखिम का कवर पूरा रहेगा। यानी कि तीनों चरणों में जो जोखिम कवर है उसको बीमा कवर दिया गया है, यानी कि बुआई से पहले का चरण, फिर खड़ी फसल का चरण और इसके बाद कटाई के समय का, जो फसल जब काटी जाती है उस समय का जो चरण है। इन तीनों चरणों को इस बीमा जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसमें कवर किया गया है। इसके अलावा जो खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें हैं उनके लिए एक मौसम एक दर की बात की गई है। खरीफ फसल के लिए 2% का प्रीमियम है। सालाना व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए 5% का जो प्रीमियम रखा गया है, और प्रीमियम की बाकी जो रकम है इसके अलावा जो 5%, 2% या जो अन्य जो तय कर दिया गया है जो प्रीमियम, उसके अलावा जो भी खर्च आएगा वो सरकारें पे करेंगी। आप इसको सब्सिडी भी मान सकते हैं। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। किसान कौन को कैसे सुरक्षित हो गए, अब चाहे ओला पड़े, जमीन धंस जाए, जल भराव हो जाए या किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो अगर खेतबाड़ी में होता है तो उसका खेतवार आकलन किया जाएगा और किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा। किसी भी दशा में मुआवजा ना तो घटाया जाएगा और ना ही मुआवजा काटा जाएगा। फिर बीमा दावों का भुगतान अति शीघ्र और समयबद्ध सीधे किसानों के खातों में कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो डीबीटी के थ्रू सीधे किसान के खाते में चला जाएगा। फिर बात करते हैं डिटेल में इस योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। कब की गई थी? 13 जनवरी 2016 को। इसमें क्या है कि इस योजना की शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम और समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। मतलब किसानों को एक न्यूनतम भुगतान करना पड़े प्रीमियम का और समान किस्त की व्यवस्था की गई थी कि समान किस्त की व्यवस्था हो इस तरीके से, और एक तो न्यूनतम राशि पे करनी पड़े, समान जो बीमा राशि है या प्रीमियम है वो देना पड़े पूरे देश में, और इसके अलावा एक व्यापक जोखिम जो कवर है वो किसानों को दिया जा सके ताकि उनकी जो फसल जोखिम है उसको कम किया जा सके। यह योजना किसानों को फसल की विफलता यानी कि फसल खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर देती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री का वैसे भी एक टारगेट है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, तो ये भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी उसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कदम है, जिससे किसानों की आय को स्थिर किया जा सकता है फसल खराब होने की स्थिति में या कोई भी और जोखिम प्राकृतिक या अप्राकृतिक
ओके, मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी जोखिम हो सकता है। तो उन दोनों प्रकार के जोखिम को कवर करने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब इसका दायरा क्या है कि वे सभी खाद्य फसलें और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें सभी इनका सब को कवर किया जाएगा जिनके आंकड़े भारत सरकार के पास पिछली उपज के उपलब्ध हैं। यानी कि वो सारी खाद्य फसलें, तिलहनी फसलें, वाणिज्यिक व्यावसायिक फसलें, नगदी फसलें, बागवानी फसलें, वो सारी फसलें इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर कर ली जाएंगी जिनके आंकड़े यानी कि पिछली उपज के आंकड़े कि पिछले सेशन में जैसे 20-21 में या 19-20 में इनका कितना प्रोडक्शन हुआ था, वो आंकड़े अगर सरकार के पास हैं तो वो फिर फसलें इसमें कवर कर ली जाएंगी। बात करते हैं बीमा किस्त की कि बीमा राशि क्या भुगतान करनी पड़ेगी। तो देखिए इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरीफ की फसल के लिए 2% देना पड़ेगा और रबी की फसल के लिए 1.5% देना पड़ेगा तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देना पड़ेगा। ये फैक्ट है और इसको आप प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं। क्या कि खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम की जो सरकार ने तय कर दिया है वो देना पड़ेगा। किसानों की देयता के बाद इन मतलब कि यानी 2, 1.5 और 5% जो भी जिसमें कवर होता है, इसकी देयता के बाद जो बची बीमा किस्त है उसकी लागत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि राज्य और केंद्र इसको सब्सिडी के रूप में साझा करेंगे। अब साझा कितना करेंगे, कैसे करेंगे, ये केंद्र और राज्य मिलकर इसको समझेंगे। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उसमें केंद्र सरकार इस योजना के तहत बीमा सब्सिडी का 90% हिस्सा स्वयं वहन करेगी। यानी कि 90:10 का रेशियो है। केंद्र सरकार 90 का वहन करेगी और स्टेट सरकार 10% हिस्सा वहन करेगी जो भी बची हुई बीमा किस्त की लागत है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डाटा कहीं भी लिखने की भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस के जो क्वेश्चन हैं पीएससी के, उसमें डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान रखना है। फिर अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड खाते में ऋण लेने वाले किसानों के लिए इस योजना को अनिवार्य बना दिया गया। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई फसल ऋण ले रखा है, किसी भी किसान ने कोई फसल ऋण ले रखा है या केसीसी के थ्रू कोई ऋण ले रखा है, उनके लिए यह योजना अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी, जबकि अन्य कोई भी किसान इसमें स्वेच्छा से जुड़ सकता है। लेकिन जिन्होंने ऋण ले रखा है उनके लिए स्वेच्छा का कोई ऑप्शन नहीं होगा। उनको इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कंपलसरी होंगे, उनको जुड़ना ही जुड़ना होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 की, 2.0 या 2.0 की। देखिए, योजना को अधिक कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2020 में खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवश्यक सुधार किए गए हैं। 2020 में, 2016 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस संशोधित फसल बीमा योजना को प्रायः फसल बीमा योजना 2.0 भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले तो इसको पूर्णतः स्वैच्छिक बना दिया गया 2020 में। इसके तहत 2020 की खरीफ फसल से सभी किसानों के लिए नामांकन को 100% स्वैच्छिक बना दिया गया। मतलब अब ये 100% स्वैच्छिक स्कीम है। इसमें किसान स्वेच्छा से जुड़ेंगे, अपनी मर्जी से जुड़ेंगे। फिर सीमित केंद्रीय सब्सिडी, यानी कि केंद्र सरकार ने अपनी सब्सिडी को सीमित किया है। केंद्र सरकार ने क्या किया, अपनी सब्सिडी को सीमित किया है। मतलब जो गैर सिंचित क्षेत्र है वहां पर 30% सब्सिडी देगी केंद्र सरकार, और जो सिंचित क्षेत्र हैं या फसलें हैं उन पर 25% की दर से जो केंद्र सरकार है वो अपनी बीमा किस्त की वो केंद्र सरकार निर्वहन करेगी। तो केंद्र सरकार ने अपनी जो सब्सिडी है उसको सीमित करने की कोशिश की और राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई है। मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए
अधिक स्वायत्ता प्रदान की है और साथ ही उन्हें इसमें कोई भी अतिरिक्त जोखिम और कवर करने के लिए या कोई अतिरिक्त सुविधाओं का चयन करने के लिए भी इसमें विकल्प खोल दिए हैं। किसके लिए? राज्य सरकारों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अगर राज्य कोई और भी जोखिम कवर देना चाहते हैं या किसी प्रकार के और भी जोखिम को इस बीमा योजना के तहत कवर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या इस बीमा योजना के तहत और भी किसी कोई सुविधा का चयन करना चाहते हैं या किसानों को और भी किसी प्रकार की कोई सुविधा देना चाहते हैं तो उसका भी चयन अब राज्य सरकारें या जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें हैं वो कर सकती हैं। फिर ICE क्या है? इंफॉर्मेशन, ICE इंफॉर्मेशन एजुकेशन, IECE ओके, इसके C से कम्युनिकेशन ओके। इस योजना के तहत बीमा कंपनियों के द्वारा एकत्र किए गए कुल प्रीमियम का 0.5%, कितना? ये आंकड़ा याद रखिएगा, 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार की गतिविधियों पर खर्च करना होगा। इसको कंपलसरी बना दिया गया है। कितना बनाया गया है बीमा कंपनियों के लिए कंपलसरी? 0.5%। बीमा जो राशि है जो बीमित वो कितनी देनी है? 2%, 1.5% और 5%। इसके बाद जो गतिविधि है जो IEC की सूचना, शिक्षा और संचार की, उसमें बीमा कंपनियों को कितना खर्च करना है? 0.5% का। अब इसमें हमने कुछ तकनीकी का प्रयोग भी किया है। अब आप जानते हैं तकनीकी का युग है तो तकनीकी का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ये देखिए ऐप है, ये ऐप है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। इसमें आसानी से नामांकन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और किसी भी घटना के 72 घंटों के भीतर फसल की नुकसान की रिपोर्टिंग की भी सुविधा इस ऐप में उपलब्ध है। या फिर आप पोर्टल भी इसके लिए बनाया गया है, उसकी बात हम आगे दिखाएंगे आपको पोर्टल को। तो फसल बीमा ऐप के थ्रू एक तो आप नामांकन कर सकते हैं आसानी से, और कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसानी से आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नवीनतम तकनीकी उपकरण, इसके अलावा भी कुछ नवीनतम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे सैटेलाइट इमेज, रिमोट सेंसिंग तकनीकी का, ड्रोन का, AI का, मशीन लर्निंग का, इन सब का प्रयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नुकसान के तहत नुकसान आकलन के लिए किया जा रहा है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कई बार UPSC इनसे पूछ लेगा निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी दे सकता है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि स्टेटमेंट दे सकता है कि प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है उसके तहत तकनीकी के प्रयोग पर ना ध्यान देकर जो कृषि क्षेत्र है उस पर मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने इस पर तकनीकी के प्रयोग पर ज़्यादा बल दिया है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल, ये देखिए पोर्टल का प्रारूप है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। पोर्टल ऐसा दिखता है pmfbi.gov.in पर, और ये भूमि के रिकॉर्ड का एकीकरण करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, ताकि जो भूमि का रिकॉर्ड है वो एक पोर्टल पर आ सके और जो बीमा कवर है वो आसानी से आगे बढ़ सके। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस तरह के क्वेश्चंस UPSC प्रीलिम में पूछ लेता है कि कौन सी स्कीम कौन सा मंत्रालय चला रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे चला रहा है। अब इस योजना का प्रदर्शन कैसा रहा है, अभी तक इस योजना ने क्या प्रदर्शन किया है? तो वार्षिक आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग 5.5 करोड़ आवेदन प्रतिवर्ष औसतन प्राप्त होते हैं। आधार सीडिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मतलब क्या होती है आधार सीडिंग? मतलब इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में आधार को लिंक करना। जो भी किसान हैं उसको उनके आधार को इंटरनेट जो बैंकिंग पोर्टल हैं उनमें इनको लिंक कर देना, ताकि जो दावों को निपटान है उनको उनमें आसानी हो सके और सीधे किसान के खातों में राशि को तेजी से भेजा जा सके। इसके लिए आधार सीडिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। फिर 2019-20 में आपने देखा कि रबी की फसल के दौरान एक टिड्डी हमला हुआ था। राजस्थान और गुजरात और ये एरिया बहुत प्रभावित हुआ था। तो राजस्थान में जो टिड्डी हमला हुआ था, इस योजना के तहत मीडियम सत्र में फसलों की जो रबी फसल थी उसकी बीमा क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये भी एक अलग इम्पॉर्टेंट उदाहरण है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता को लेकर। लेकिन और भी कई सारे सुझाव हैं इस योजना को आगे
आगे बढ़ाने के लिए या इस योजना को और तर्कसंगत बनाने के लिए? सबसे पहले तो कि तर्कसंगत छूट और सेवा वितरण। तर्कसंगत छूट मतलब राज्य सरकारों द्वारा अनिवार्य आधार लिंकेज के साथ घोषित ऋण माफी योजनाओं को अधिक से अधिक कवरेज हेतु प्रधानमंत्री बीमा योजना को युक्तिसंगत बनाया जाए। मतलब क्या है कि एक तो आधार लिंकेज प्रोग्राम है उसको तर्कसंगत बनाइए, और जो ऋण माफी योजनाओं की घोषणा की जाती है उसको अधिक से अधिक कवर देने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना को और युक्तिसंगत बनाने की या और इफेक्टिव बनाने की उसकी आवश्यकता है। समय पर मुआवजा दिया जाए। बहुत सारे राज्य सरकार इसमें डिले करते हैं, ये ऐसा ना हो, समय पर भुगतान किया जाए ताकि इस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी जो मांग है वो किसानों में बढ़े। व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी किसानों को, जो किसान हैं उनके बीच में बीमा लागत के बारे में कुछ ऐसा परिवर्तन आया उनके दिमाग में कि उनको ये भी एक फसल बोने के समय इनपुट लगे। ओके, इसके लिए वो ऐसा नहीं लगे ये कोई निवेश राशि है जिसको हमें पैसा लगा देना है, नहीं, ये भी एक इनपुट है। जैसे वो बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके लिए पैसा व्यय करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, वैसे ही एक बीमा की जो भी इनका राशि है 2%, 1.5% और 5% का, वो इनको इनपुट लगना चाहिए। ऐसा व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। फिर समान योजनाओं का युक्तिकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य फसल बीमा योजनाओं के तहत और जो मौसम आधारित बीमा योजनाएं हैं उनके तहत इनको क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए ताकि जोखिम को ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सके, जोखिम को ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सके। फिर उचित कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल कार्यान्वयन किसानों को संकट के समय में आत्मनिर्भर बनाने और एक आत्मनिर्भर किसान के निर्माण के लक्ष्य का समर्थन करने हेतु भारत में कृषि सुधार की दिशा में एक आवश्यक मानदंड है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान हैं उन्हें संकट के समय में, मतलब जब उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, इस समय में अगर उनको इसका लाभ मिलेगा तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे और उनकी एक आय सुनिश्चित हो जाएगी, उनका जोखिम खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भारत में कृषि सुधार के जो कार्यक्रम हैं जो भारत सरकार चला रही है उसमें क्या होगा, आसानी रहेगी और उसमें इनको सफलता मिलेगी। तो ये तो हमारा थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं कोविड-19 महामारी और इसका कृषि क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, कोविड-19 महामारी जब से आई है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था के लगभग सभी सेक्टर्स पर इसका प्रभाव पड़ा है। अगर आप देखें तो कोविड-19 महामारी का सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है ऐसा नहीं है, द्वितीयक सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इससे रिलेटेड है, वो भी प्रभावित हुआ है, जो सेवा क्षेत्र है वो भी प्रभावित हुआ है। तो कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। अब हमें समझना है कि कोविड-19, चूंकि हम प्राथमिक सेक्टर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर अभी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि कोविड-19 महामारी का कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कोविड-19 महामारी ने कृषि क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाला है। अब लेकिन कृषि क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की आधे से अधिक जनसंख्या या आबादी अभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है या उससे संबद्ध क्षेत्रों पर, डेयरी हो गया, मत्स्य हो गया, इन सब पर वो निर्भर है। इससे जो जुड़ी जनता है वो कोविड-19 महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। अभी हाल ही में एक औद्योगिक संगठन है फिक्की, उसकी जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 में देश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.7 रहने की उम्मीद है। यानी उसने कहा कि 2020-21 के दौरान देश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.7% रह सकती है। अब देखते हैं कोविड-19 महामारी के तहत जो प्रभाव पड़ा है कृषि क्षेत्र पर उसको क्या देखा जा सकता है उसमें, और उसके क्या कारक रहे हैं प्रभाव पड़ने के। सबसे पहले तो समझिए रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन क्या है कि जो कि पहले जो माइग्रेशन हो रहा था वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में हो रहा था। बेसिक जो मोबिलाइजेशन है या माइग्रेशन है उसका पैटर्न यही था कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। लेकिन जब कोविड-19 महामारी आई, पेंडेमिक आया और लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई, तो क्या हुआ कि जो शहरों से और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का पलायन प्रारंभ हो गया। आपने देखा था लॉकडाउन के समय में दिल्ली, बम्बई, नागपुर, हैदराबाद से, बड़े बड़े शहरों से क्या हुआ था कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे यूपी के, बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के, इन क्षेत्रों पर लोगों का पलायन प्रारंभ हो गया था। तो ये रिवर्स माइग्रेशन
एक बड़ी समस्या थी, जिसने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र पे लोगों बढ़ गए, और जब लोग वहां बढ़े इस पलायन के कारण, तो कृषि क्षेत्र पर एक एक्स्ट्रा दबाव पड़ गया, अतिरिक्त दबाव पड़ा रिवर्स माइग्रेशन के कारण। फिर कृषि क्षेत्र पर आधारित जो उद्योग थे उनके उत्पादों के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई, और इस्तेमाल चूंकि था नहीं कृषि उत्पादों का, तो बहुत सारे कृषि उत्पाद बेकार हो गए। इसके साथ होटल, रेस्टोरेंट ये सब बंद रहे, तो कृषि उत्पादों की मांग में भी कमी आ गई। इसके अलावा सिर्फ कृषि उत्पाद में ही ऐसा नहीं हुआ, जो कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र थे, यानी कि जैसे फूल का मार्केट था, फ्लावर मार्केट था, पोल्ट्री का मार्केट था, मत्स्यिकी का मार्केट था, ये सारे के सारे मार्केट इससे प्रभावित हुए हैं। फिर कोविड-19 महामारी के कारण कृषि उत्पादों के बाजार तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र मांग के साथ साथ आपूर्ति का भी संकट, एक तो कृषि उत्पादों के बाजार घट रहे थे और फिर आपूर्ति का भी संकट था, यानी कि सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की व्यवस्था थी और ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम थी उससे भी ये क्षेत्र जूझ रहा था, और फिर मांग घट गई थी। फिर कोविड-19 महामारी के कारण कृषि आगतों, यानी कि कृषि की जो आगत थी, जो उसमें लागत लगती थी, यानी कि जैसे वित्त, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, इनसे जुड़ी गतिविधियां भी ये जो इसमें जो थी वो प्रभावित हो गई थी, और इसकी आपूर्ति में भी समस्याएं आने लगी थी। अब एक आंकड़ा है जो हम देखेंगे कि 1950-51 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान था लगभग 60% के आसपास था, 59% के आसपास था। 2015-16 में ये गिरकर 14% रह गया स्थिर कांस्टेंट मूल्य पर। पिछले दशकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के योगदान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि कृषि क्षेत्र में इसकी गिरावट आई है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। जब पहला लेक्चर हमने प्राथमिक सेक्टर को लेकर या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो शुरू किया था, उसमें भी इस चीज की चर्चा की थी। ठीक है। अच्छा, अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ये ईयर बदलते रहते हैं, कभी 2017-18 का आंकड़ा आएगा, कभी 2019-20 का आंकड़ा आएगा, उसमें ये चेंज होता रहता है, 14%, 15%, 13%, 17%। तो इसमें ये ईयर आप देखते रहिएगा, और इसको बहुत ज़्यादा पेन इसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन था वो प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। आप देखिए कि हर साल खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी ही हो रही है देश में, खासतौर से गेहूं, जो चावल है, जो दालें हैं, कपास, गन्ना, इनकी फसलों में भारत एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। ओके, हालांकि अनेक फसलों के मामले में जो हमारी भारत की कृषि उपज है वो कम है, हमारी उत्पादकता कम है, और इस मामले में चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे जो कृषि उत्पादक देश हैं वो ज़्यादा उत्पादन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यानी प्रति हेक्टेयर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारी उत्पादकता है वो कम है। ठीक है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जमीन पर जो हम फसल उगा रहे हैं उसकी मात्रा कम। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर में हम 12 क्विंटल गेहूं या 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन वही अमेरिका में 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 20 क्विंटल या 18 क्विंटल जो गेहूं है उसका उत्पादन होता है। इसके समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल है। फिर कोविड-19 महामारी में सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए कुछ पहलें की गई हैं। क्या थी ये पहल, ताकि कृषि क्षेत्र जो है उसको कम से कम प्रभावित हो और कृषि क्षेत्र को कोविड-19 महामारी के जो प्रभाव है उससे बचाया जा सके। तो ये क्या पहले हैं? एक तो कोविड-19 संकट के दौरान भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के अतिरिक्त अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए मध्यम और दीर्घकालिक समाधान जो उपाय हैं उनको प्रस्तुत करने की बात की है। कौन कौन से? मध्यम और दीर्घकालिक। लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को छूट प्रदान की गई थी, जिससे कृषि क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में जैसे सेवा और विनिर्माण के जो क्षेत्र थे उनकी तुलना में कृषि क्षेत्र की स्थिति अच्छी बनी रहे। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र को जो छूटें प्रदान की गई थी वो क्या क्या थी? एक तो जो सरकारी दिशा निर्देश थे उनमें प्रावधान किया गया कि किसान और खेतिहर मजदूरों द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी खेती के कार्यों का संचालन जारी रहेगा, यानी कि जब लॉकडाउन लगेगा तब भी मजदूर और जो खेतिहर मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके द्वारा जो खेती से संबंधित कार्य है वो बराबर वैसे ही चलता रहेगा। फिर फार्म और मशीनरी से संबंधित जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, CHC हैं, उनके संचालन भी जो हैं उनमें ढील दे दी गई थी, वो भी संचालित होते रहेंगे। कृषि मशीनरी और इनके स्पेयर पार्ट्स
और जो इनकी मरम्मत की दुकानें हैं वो प्रॉपर खुली रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित हैं और आपूर्ति श्रृंखला में जिस प्रकार की भी जरूरतें हैं उस प्रकार की दुकानें खुली बनी रहेंगी। कटाई और बुआई से संबंधित मशीनों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, अन्य कृषि बागवानी उपकरणों की निर्बाध और अंतर एवं अंतर्राज्यीय आवाजाही को सुनिश्चित किया गया था। मतलब क्या था कि जो मशीनें थीं कृषि से रिलेटेड, जो कृषि क्षेत्र की मशीनें थीं, कंबाइन हार्वेस्टर या जो अन्य उपकरण थे बागवानी से संबंधित, उनकी निर्बाध आपूर्ति, अंतर और अंतर्राज्यीय जो आवाजाही है उनको लॉकडाउन के समय पूर्णतया सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को भौतिक रूप से थोक मंडियों में उनको ना जाना पड़े, इसके लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म की सुविधाएं जो थी वो कुछ नई सुविधाएं शुरू की। कौन कौन सी? जैसे एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल में व्यवस्था की गई कि जिससे किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ अपनी उपज को कृषि उपज बाजार यानी कि एपीएमसी तक लाए बिना एक संग्रह केंद्र पर बेच सकते हैं। देखिए इन दोनों की चर्चा भी हम आगे करेंगे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि एफपीओ क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे एफपीओ क्या होते हैं। फिर एपीएमसी की भी चर्चा हम आगे करेंगे कि एपीएमसी क्या होती है। तो एक तरीके से मंडियां हैं, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। तो जो ये किसान उत्पादक संगठन है वो कृषि उपज जो मंडियां थी उनमें जाए बिना एक कलेक्शन सेंटर पर अपने माल को बेच सके, ऐसी व्यवस्था ई-नाम प्लेटफॉर्म के थ्रू की गई थी। ओके, अब मंडी परिसर से बाहर भी थोक खरीदार किसानों की उपज को किसी भी लाइसेंसिंग या पंजीकरण प्रक्रिया के बिना प्रत्यक्ष रूप से खरीदने में सक्षम थे। जो थोक खरीदार होते हैं वो बिना किसी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के जो प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रत्यक्ष रूप से जाके भी खरीदारी को अंजाम दे सकते थे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी। इसके बाद भारत सरकार द्वारा हाल ही में कृषि क्षेत्र के अब देखिए 2 अध्यादेश जारी कर दिए गए इसी समय, जबकि कोविड-19 महामारी चल रही है। कौन कौन से? किसानों का उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसानों का समझौता अध्यादेश 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। अब आपको पता है किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, सरकार के अपने तर्क हैं, सरकार अपने तर्क दे रही है, किसानों की अपनी मांगे। अब देखिए उस पर क्या निर्णय सरकार लेती है या किसान लेते हैं। फिर इन अध्यादेशों के माध्यम से किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल दामों में आसानी से बेच सकते हैं। एक ये भी व्यवस्था कर दी गई कि पूरे देश में अपनी फसल कहीं भी उचित दामों पर, ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, आसानी से बेच सकते हैं इस अध्यादेश के तहत। फिर एक जिला एक उत्पाद ODOP, ये भी एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे, कि तहत भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 तक पूरे देश में लगभग 10,000 किसान उत्पादक संगठन की स्थापना का लक्ष्य रखा है, एफपीओ का लक्ष्य रखा है। तो अब चर्चा करेंगे एफपीओ क्या होता है, इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि किसान उत्पादक संगठन एफपीओ छोटे एवं सीमांत किसानों के समूहीकरण के उद्देश्य से बनाया गया एक प्रकार का उत्पादक संगठन है। एफपीओ क्या है? देखिए एफपीओ क्या है? ये छोटे एवं सीमांत किसानों के समूहीकरण के उद्देश्य से, मतलब जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो एक जगह इकट्ठा हो सकें, एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें। ओके, इस प्रकार का एक उत्पादक संगठन बनाने का उद्देश्य था, जिसके सारे जो सदस्य होंगे वो छोटे और सीमांत किसान होंगे, ताकि किसानों के हितों का संरक्षण किया जा सके। देखिए जब आप इंडिविजुअल कोई बात करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बात कम सुनी जाए, लेकिन आप जब संगठित रूप से किसी बात को उठाते हैं, संगठन के माध्यम से जब आप किसी बात को उठाते हैं, तो आपकी बात को सुनने की जो चांस है या गुंजाइश है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसान को इकट्ठा किया जाए, ये इस संगठन के सदस्य होंगे और किसानों के हितों को संरक्षण करने के लिए ये एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। वर्तमान में भारत में लगभग 3,000 एफपीओ पंजीकृत हुए हैं। कितने हुए हैं? 3,000 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं। एफपीओ किसानों को बीज,
उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति, प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज के संदर्भ में परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। क्या क्या करते हैं एनएफपीओ, क्या क्या काम करते हैं? किसानों को बीज संबंधित, उर्वरक संबंधित, मशीनों की आपूर्ति से संबंधित या मशीनी तकनीकी सहायता से संबंधित, उनको प्रशिक्षण देना, मार्केट लिंकेज देना यानी कि उनके उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने से संबंधित जो भी लिंकेज प्रोग्राम के संबंधित उनको सहायता चाहिए, उनको परामर्श चाहिए, तकनीकी सहायता चाहिए, ये सब एफपीओ उनको प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा 1 मिनट, फिर सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कृषि उत्पादों को बाहर निकालना भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा। इस लॉकडाउन में क्या हुआ है कोविड-19 के समय कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से भी कई कृषि उत्पादों को बाहर निकाल दिया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। फिर मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष, इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे, कृषि अवसंरचना कोष क्या है, को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना ब्याज, अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए जो योजनाएं हैं उनमें निवेश करने के लिए जो वित्त पोषण की सुविधा है वो कृषि अवसंरचना कोष के थ्रू पूरी की जाएगी। इसको आप एक लाइन में समझिए, कृषि अवसंरचना कोष एक ऐसा कोष है जिसमें कृषि क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है उसका प्रबंधन, सामुदायिक कृषि आदि जो योजनाएं हैं उनको व्यवहार बनाने के लिए, लंबी समय के लिए और मध्यम समय के लिए जो वित्त पोषण की सुविधा है वो कृषि अवसंरचना कोष के थ्रू पूरी की जाएगी। जो कि देखिए कृषि क्षेत्र में बहुत सारा बुनियादी ढांचा बनना है, सामुदायिक कृषि जो एंटिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको व्यवहारिक बनाने के लिए पैसे की जरूरत है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए कृषि अवसंरचना कोष भी इसके दौरान बना दिया गया है। ओके, चलिए अब एफपीओ को अगर डिटेल में समझना है तो यहाँ समझ लेते हैं। देखिए एफपीओ क्या है, आपको पता है एफपीओ किसान सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन है, इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनकी भूमिका कोविड-19 या लॉकडाउन के समय में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो किसानों के द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन है ये एफपीओ। एफपीओ के सदस्य इसकी नीतियों के निर्माण और निर्णयन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब कि जो नीतियां होती हैं और जो निर्णय होते हैं उनमें ये सक्रिय रूप से किसान हिस्सा लेते हैं। एफपीओ की सदस्यता लिंग, सामाजिक, नस्ली, राजनीतिक या कोई भी अन्य भेदभाव इससे ऊपर हैं और ये सभी लोगों के लिए खुली व्यवस्था है। इस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। जो इसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम है और सदस्यता की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार है वो सब एफपीओ में शामिल हो सकते हैं। एफपीओ के संचालक अपने किसान सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जो भी उनके किसान सदस्य होंगे या निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे या उसमें जो भी शामिल लोग हैं उनको शिक्षित भी करेंगे और उनको प्रशिक्षण देने का काम भी करेंगे ताकि वे अपने एफपीओस के विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछ अन्य राज्यों में एफपीओस ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं और इसके माध्यम से किसान अपनी उपज के बेहतर आय प्राप्त करने में सफल रहे हैं। उनको बेहतर आय के यानी कि जो बेहतर इनकम के सोर्स हैं वो अच्छे बने हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें, एक राजस्थान का उदाहरण है पाली डिस्ट्रिक्ट का, कि आदिवासी महिलाओं ने एक उत्पादक कंपनी का गठन किया यानी कि एफपीओ का गठन किया और इसके माध्यम से शरीफा या कस्टर्ड एप्पल के उचित मूल्य उनको अब मिलने लगे। अब इसके माध्यम से वो जो शरीफा होता है या कस्टर्ड एप्पल होता है उसके लिए उनको अच्छे मूल्य मिल रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आदिवासी महिलाएं, अब आदिवासी लोग अगर अलग अलग इसको इकट्ठा करते या मार्केट में बेचते तो हो सकता है उसके अच्छे रेट उनको ना मिल पाते, मूल्य ना मिल पाते, लेकिन उन्होंने एक उत्पादक कंपनी का गठन किया, एफपीओ का गठन किया और उसके माध्यम से इसका लाभ उन्हें मिला। क्या क्या लाभ हैं एफपीओ के, इसको समझते हैं। बहुत ब्रॉड वे में एफपीओ के कंसेप्ट को लाया गया है। एक तो सबसे बड़ा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ छोटे खेत हैं, जो औसत आकार के जो खेत हैं, उसकी चुनौती से निपटने में एक हमें
कहते हैं समाधान उसका मिलेगा। क्या है कि भारत में औसत जोत का आकार 1970-71 में 2.3 हेक्टेयर से घटकर, यानी कि 1970-71 में जो औसत जोत का आकार था वो 2.3 हेक्टेयर था, से घटकर वर्ष 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया था। यानी कि जो आकार था खेतों का वो और छोटा या सीमित होता चला जा रहा है। तो छोटे और सीमांत किसानों की जो हिस्सेदारी है वो 1980-81 तक लगभग 70% से बढ़कर 2015-16 में 86% तक हो गई। जैसे हम लोग बात करते हैं 85-86% तो टोटल किसानों का हमारे यहाँ सीमांत किसान हैं, जिनकी औसत भूमि या औसत जोत का आकार 1.08 या 1 हेक्टेयर के आसपास है। तो एफपीओ किसानों को सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है और जोत की जो छोटे आकार हैं उनकी समस्या को समाधान करने का एक रास्ता देता है, और उत्पादन से संबंधित जो समस्याएं हैं यानी उत्पादकता से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनका भी समाधान एफपीओस करते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र नवोन्मेष और उत्पादकता में वृद्धि से अतिरिक्त रोजगार सृजन में भी सहायता मिलती है। यानी कि जो नए नए कह सकते हो आप नवोन्मेष को क्या कहते हैं, जो R&D हो रहा है उसमें सहायता मिलेगी, उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, और कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त रोजगार है उसको भी लागू करने में सहायता मिलेगी या उसको भी अपनाने में सहायता मिलेगी। फिर कारपोरेट्स के साथ बातचीत। देखिए, जब इंडिविजुअल कोई बात करता है किसी कंपनी से या कारपोरेट से, वो बात नहीं हो पाती है, लेकिन जब कोई संगठन बात करेगा तो उनके मोल भाव की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी वो और प्रतिस्पर्धी हो जाती है। उससे क्या होता है, उनके जो उत्पाद हैं किसानों के वो आसानी से मार्केट में पहुंच सकते हैं और उसके बदले में उनको अच्छा पैसा या उनकी जो लागत है वो अच्छी मिलती है। एकत्रीकरण। एफपीओ किसान सदस्यों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध करा सकता है। एफपीओ क्या करता है, कम लागत के साथ गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए फसलों के लिए ऋण मिलना, मशीनरी की व्यवस्था करना या उनकी खरीद करना, कृषि इनपुट यानी उर्वरक, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करना, ये सब जो है इसका आसानी से जो उपलब्धता है वो एफपीओ के माध्यम से हो सकती है। इसके सदस्य समय, लेन देन की लागत, डिस्ट्रेस सेल, मूल्य में उतार चढ़ाव, परिवहन, गुणवत्ता रख रखाव आदि के रूप से भी ये सब बच जाएंगे। देखिए, पर्सनल जो किसान होते हैं, इंडिविजुअल जो किसान होते हैं, उनको क्या होता है, उनके साथ समय की भी प्रॉब्लम होती है, लेन देन की भी समस्या आती है, मूल्यों के बाजार का जो उतार चढ़ाव है उससे वो प्रभावित होते हैं, ये भी एक समस्या आती है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उनको समस्या आती है। फिर रख रखाव के समय में भी गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब की जो समस्या हैं या जो चुनौतियाँ हैं उनसे बचने के लिए एफपीओ उनकी मदद कर सकता है। सामाजिक प्रभाव क्या है एफपीओ का? देखिए, ये एक तरीके से सामाजिक पूंजी का विकास करेगा। इसमें लैंगिक भेदभाव भी दूर होगा, एक सामाजिक पूंजी तैयार होगी, लैंगिक भेदभाव दूर होगा, और संगठन के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो महिला किसानों की भागीदारी भी इसमें बढ़ सकती है, उनकी भागीदारी में भी सुधार होगा। ये सामाजिक संघर्षों को कम करने का काम करेगा और समुदाय में बेहतर भोजन एवं पोषण स्तर को बढ़ाने में सहायता करेगा। ये तो इसका सामाजिक प्रभाव है। क्या सामाजिक पूंजी बनाएगा, लैंगिक भेदभाव कम होगा, संघर्षों को कम करेगा, महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ाएगा और समुदाय में बेहतर भोजन और पोषण को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। लेकिन हालांकि हमें अभी भी एफपीओस के बारे में कुछ और करने की आवश्यकता है। क्या किया जा सकता है? एक तो इनकी संख्या बढ़ाएं। अभी हमने 10,000 से भी कम की जो टारगेट, एक तो 10,000 का रखा था, अभी हमारे पास उससे भी कम है, लगभग 3,000 के आसपास है। तो हमें लगभग 1 लाख एफपीओस की आवश्यकता होगी कुल देश में सक्रिय रूप से इनको काम करने के लिए। फिर संरचनात्मक सुधार भी करने पड़ेंगे। कैसे? इनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना, विपणन की व्यवस्था करना, इनके लिए इंफ्रा की व्यवस्था करना, क्रेडिट गारंटी देना। इन और ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो इनको जो कंपनियां हैं, तकनीकी सेवा है, ठीक है ना, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो तकनीकी सेवा देती हैं, विपणन की सेवा देती हैं, प्रसंस्करण की सेवा देती हैं, इनसे इनको जोड़ा जाए। खुदरा विक्रेताओं, इनसे जोड़ा जाए। तो इस तरीके की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। उन्हें बाजारों, कीमतों और अन्य जानकारियों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता प्रदान करने की भी आवश्यकता है, ताकि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव की जानकारी हो सके, कीमतों के उतार चढ़ाव की जानकारी हो सके, या इससे संबंधित कोई और जानकारी जो उन्हें मिल सकती है एफपीओ के माध्यम से, वो किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है कृषि विपणन। ये एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सबसे पहले तो हम यही आज समझेंगे कि कृषि विपणन क्या होता है। ठीक है, फिर हम आगे चर्चा, आगे की जो एपीएमसी एक्ट है और जो अन्य जो चीज़ें हैं उनकी हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए, कृषि विपणन में ही एपीएमसी को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर कृषि अवसंरचना कोष को भी आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है ना। ओके, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। और सबसे पहले तो डाउट क्रिएट नहीं होगा, आप पहले तो चीज़ों को आप पर्सपेक्टिव में, होल पर्सपेक्टिव में पढ़ना शुरू करिए। ओके, चलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखिए विपणन से ये बहुत भारी भरकम शब्द लग रहा होगा आपको, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ध्यान रखिएगा आप बस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत वे सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो कृषि उपज है वो फील्ड से लेकर जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाने तक जो भी प्रक्रिया होती है बीच में, वो सब कृषि विपणन के अंतर्गत आती है। अब जो इस पूरी प्रक्रिया है, एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली हो, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो प्रणाली हो, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली की लगभग 3 विशेषताएं हैं जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि प्राथमिक उत्पादक यानी जो किसान है हमारा, उसको सबसे अच्छा उसका रिटर्न मिलना चाहिए, उसको प्रतिफल उसका सबसे अच्छा मिलना चाहिए जो भी उसने पैदा किया है ना। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो सुनिश्चित करे कि जो किसान है उनको सबसे अच्छा रिटर्न मिले। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जो उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, यानी कि जो किसान है और जो अंतिम उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है, यानी कि यहाँ जो किसान है और ये जो कंज्यूमर है, उनके बीच में जो कीमतों का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, कीमतों का अंतर कम से कम रखना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक अच्छी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो विशेषता है वो होना चाहिए कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए जब तक कि वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। कई बार क्या होता है कि जब तक वो कंज्यूमर तक कोई भी कृषि उत्पाद पहुंचता है वो हो सकता है खराब हो जाए, सड़ जाए। जैसे मान लीजिए टमाटर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के लिए चला, लेकिन अगर कृषि विपणन प्रणाली अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रणाली अच्छी नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कि उसको यहाँ आने में 24 घंटे लगने चाहिए थे या 18 घंटे लगने चाहिए थे, तो वो 48 घंटे में बदल गए, 50 घंटे में बदल गए। और आपको पता है कि टमाटर या टोमेटो एक कच्चा उत्पाद है और वो उसके खराब होने की संभावनाएं बन जाती है, यानी कि उसकी गुणवत्ता में कमी आने लगेगी। तो इससे क्या होगा, एक तो प्रतिफल भी अच्छा नहीं मिलेगा और उपभोक्ताओं को कम गुणवत्ता वाली सामान या सामग्री मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि जो प्राथमिक उत्पादक हैं जो किसान हैं उनको उसका पैसा कम मिलेगा, बिचौलिए पैसे ज़्यादा ले लेंगे और अंतिम उपभोक्ताओं को चूंकि चीज़ें खराब होने लगी हैं तो अंतिम उपभोक्ता जो होगा, कंज्यूमर जो होगा, उसको महंगे में ये सामान मिलेगा। अब इसके लिए क्या क्या, एक अच्छी कृषि प्रणाली हो, कृषि विपणन प्रणाली हो, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। एक तो सबसे पहले भंडारण की क्षमता होनी चाहिए। आसपास जो कृषि क्षेत्र है उसके आसपास में वेयर हाउसेस या भंडारण की पर्याप्त क्षमता हो ताकि जो कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। फिर बाजार की से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए, लोग किसानों तक डायरेक्ट बाजार से संबंधित सूचनाएं पहुंचें। कम्युनिकेशन या संचार का ऐसा मार्ग हो या ऐसी व्यवस्था हो कि बाजार संबंधी जितनी भी उतार चढ़ाव हैं या जो जोखिम हैं या जो कीमतों से संबंधित कोई भी उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी पर्याप्त जानकारी किसानों तक होनी चाहिए। पर्याप्त और सस्ता ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक तो चीप होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो जाए और कमी होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाए।
या कमी नहीं भी है तब भी ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। जैसे अभी डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो आप देखिए कि सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन आपको सस्ता करना पड़ेगा। ओके। फिर पर्याप्त और बेहतर नियमन वाला विपणन स्थल, यानी कि जो विपणन मंडियां हैं, ये जो एपीएमसी मंडियां जिन्हें आप मंडी स्थल कहते हैं, ओके, ये मंडी स्थल बेहतर हों और इनमें नियमन की बढ़िया व्यवस्था हो ताकि बिचौलियों के द्वारा जो किसान हैं उनका शोषण ना किया जा सके और बिचौलियों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा घटाया जा सके, जितनी न्यूनतम संख्या हो। इसीलिए देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ई-नैम पोर्टल, ये इसी की दिशा में एक पहल है। इसके बाद बात करते हैं कि अभी जो भारत में कृषि विपणन प्रणाली है उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं। आपने एक तो देख लिया क्या अच्छा होना चाहिए कृषि विपणन प्रणाली में। अब हम देखते हैं कि कृषि विपणन प्रणाली में क्या क्या कमजोरियां हैं। ओके, तो एक तो सबसे पहले भारत में भंडारण की क्षमता की बहुत ज़्यादा कमी है। भंडारण क्षमता की भारत में कमी है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण क्षमता ही नहीं है। इसके अलावा किसानों द्वारा कच्चा भंडारण जो किया जाता है उसके लिए उनके पास कोई जो वैज्ञानिक तकनीक है वो भी उनके उपलब्ध नहीं हो पाती है। लैक ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, ये ध्यान रखना, लैक ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी। इसके बाद क्या है, ये देखिए भंडारण क्षमता अलग है और होल्डिंग कैपेसिटी ये अलग है। मतलब चूंकि किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो वो अपने सामान को बहुत ज़्यादा दिनों तक रोक भी नहीं पाते हैं। अगर वो भंडारण क्षमता उपलब्ध भी हो जाए तब भी वो उन किसानों की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको धन का जो लेन देन होता है उनको साहूकारों से बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। वो इंस्टीट्यूशनल ऋण नहीं लेते हैं अभी भी किसान मैक्सिमम, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारा चेंज आ रहा है जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत और डीबीटी के थ्रू जो लिंकेज है केसीसी का जो कंसेप्ट है इसके सब के तहत इंस्टीट्यूशनल ऋण किसानों को मिलने लगा है। लेकिन फिर भी हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी है किसानों की वो कम है क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसान साहूकारों पर निर्भर हैं। और वो जैसे ही खेती उनकी फसल पककर तैयार होती है, कटती है, वो तुरंत उसको बेचने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो ऋण है उसके भार को कम कर सके। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब उनमें शिक्षा की कमी है, जिसके कारण क्या होता है, या कोई भी अन्य कमी, मान लीजिए उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई अन्य संसाधन नहीं है, इंटरनेट की कमी है, तो इसके कारण भी उनको बाजार संबंधी जो सूचनाएं हैं वो पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। इस वजह से भी जो हमारी कृषि प्रणाली की जो विपणन प्रणाली है उसकी समस्याएं बनी हुई हैं। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, देखिए लैक ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो बिचौलियों की सबसे ज़्यादा संख्या भारत में है, आप इस देखिए मंडी प्रणाली के तहत बिचौलियों की सबसे ज़्यादा भारत संख्या में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आप देखो कोई भी जो वस्तु होती है या विपणन होता है उसमें औसतन 5 से 6 बिचौलिए देखने को मिल जाते हैं। अब जब इतने जो बिचौलिए रहेंगे, इतनी बड़ी भारी संख्या में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो विपणन प्रणाली है ये कैसी होगी, एक तो ये कॉस्टली होती जाएगी और जो किसान हैं उनको अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य नहीं मिलेगा और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जिसकी बात कर रहे थे हम, उसको भी जो सामान है वो महंगे दामों पर मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी समस्या है कि मंडियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। मंडियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, मंडियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे भारत में अभी भी ये जो 454 लिखा है ये 45.4 है, ओके, ध्यान रखना है, 45.4 वर्ग किलोमीटर। आप 45 वर्ग किलोमीटर मान लीजिए, 45 वर्ग किलोमीटर, ओके, 45 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी है। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग ने, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, तो राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी गांव के लिए 5 किलोमीटर की त्रिज्या में एक मंडी होनी चाहिए, मतलब 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी होना अनिवार्य है। लेकिन अभी हमारे पास जो दायरा आता है एक अनुमान के अनुसार वो 45 वर्ग किलोमीटर का आता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे भारत में जो मंडियां हैं उसमें वस्तु की ग्रेडिंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण क्या होता है किसानों को
ढेर लगाकर बिना किसी छटनी के माल बेचना पड़ता है। इससे उनको उसकी कीमत अच्छे से नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग नहीं हो पाती है। मंडियों में बिचौलियों के द्वारा बहुत सारे शोषण किए जाते हैं, बहुत सारे जो कर हैं उनके नाम पर उनका शोषण हो जाता है, जैसे कमीशन, ढुलाई, गर्दा, पल्लेदारी, इसके नाम पर भी उनका पैसा कट जाता है। फिर मंडियों में भी कई प्रकार के कर लगते हैं और शुल्क लगते हैं, जैसे विपणन शुल्क लगता है मंडी में, ग्रामीण विकास शुल्क है, निराश्रित शुल्क है, क्रय शुल्क है ना। अब ये जैसे नहीं है तो इस तरीके के शुल्क से भी बड़ी समस्याएं आ रही थी मंडियों में, आती हैं, अभी भी चल रही हैं ये समस्याएं। लेकिन हमें फिर भी कृषि विपणन जो प्रणाली है उसको सुधारने की आवश्यकता है। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक क्या किया है और उससे क्या सीखा है। तो ये जो कानून किसान हैं, ये कानून किसान को जो स्थानीय जो एपीएमसी है यानी कि कृषि उपज विपणन समिति, अभी हम एपीएमसी की बात आगे आपसे करेंगे, उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदार के अलावा किसी अन्य कृषि उत्पाद को बेचने से रोकते हैं। मतलब क्या था कि जो हमारी एपीएमसी मंडी का जो एक्ट है वो क्या करता है कि जो लाइसेंस प्राप्त खरीदार है, आप अपने किसान से कहते हैं आप अपने माल को उसी को बेचिए। एक तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। फिर वर्तमान केंद्रीय कानून निर्माण का निर्णय जो बना है वो लगभग 2 दशक हो चुके हैं इसको बने हुए, किसको? कानून को बने हुए। अब क्या होना है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। नहीं होगा तो जैसे किसान आंदोलन अभी चल रहा है वो और चलता रहेगा। हालांकि सरकार ने कुछ सुधार किए हैं, उसका भी एक कारण है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इससे रिलेटेड भी एक कारण है। तो नवीन कानून का निर्माण करते समय पुराने कृषि सुधारों से संबंधित अब तक प्राप्त अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है तथा कृषि क्षेत्र से जुड़ी वास्तविकताओं को पहचान करते हुए इन सुधारों को अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें संरचनात्मक सुधार करना है, स्ट्रक्चरल सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में किसानों को कृषि विपणन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें से सिर्फ कृषि की एकाधिकारवादी प्रणाली ही नहीं है, अपितु वे संरचनात्मक समस्याओं से भी गुजर रहे हैं। जैसे कृषि बाजार से रिलेटेड जो उनकी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में अभी भी पर्याप्त मंडियां नहीं हैं। तो एक तो सबसे पहले तो इंफ्रा तैयार खड़ा हो, हर 5 किलोमीटर में मंडियां बन जाएं। इन मंडियों की आवश्यक बुनियादी ढांचे में बहुत कम निवेश किया गया है तथा मंडियों की अवसंरचना स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वर्ष 2017 में डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट के अनुसार एपीएमसी के तहत मौजूदा 6,676 प्रमुख बाजारों तथा उप बाजारों में बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी है, ऐसा डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट में कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप इसको एसे में या मेंस की आंसर राइटिंग में कहीं भी कोट कर सकते हैं। भारत में अभी भी 3500 से अधिक अतिरिक्त थोक बाजारों की आवश्यकता है। 23,000 ग्रामीण आवधिक बाजार हाट भी लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसलिए कृषि बाजारों के लिए बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित राशि का उपयोग पूरी तरह से भौतिक विपणन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। फिर कृषि प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई है, इसको भी प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए। एकाधिकारवादी समस्या का समाधान विनियामक हस्तक्षेप के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो हम नियमन करते हैं, विनियमन करते हैं, तो विनियमन हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि जो कृषि मंडियों में एकाधिकारवादी वाली समस्या है वो समस्या नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लाइसेंस प्रणाली इतनी टफ है। फिर लाइसेंस भी उन्हीं लोगों को मिलता है। अभी हम एपीएमसी एक्ट में पढ़ेंगे क्या समस्या है कि जिनके पास मंडी क्षेत्र में दुकानें होती हैं, फिर जो लाइसेंस है वो भी आसानी से लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। परंतु किसानों को बाजार से जोड़ने की भी उतनी ही आवश्यकता है। अतः मतलब जो किसान हैं उनको बाजारों से ज़्यादा जोड़ा जा सके, जिससे किसान विपणन में सुधारों की दिशा में और राज्य सरकार भी अपनी भूमिका अदा करे। यानी किसानों को मंडियों से जोड़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा और राज्य सरकार भी इसके लिए अपनी भूमिका को तय करे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए। फिर एपीएमसी कानून के तहत किसानों को अपनी उपज केवल लाइसेंस प्राप्त एपीएमसी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया जिनको लाइसेंस है उसी को बेच सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश भारतीय किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, अपनी उपज को बिचौलियों को गांव में ही बेच देते हैं, बल्कि नियमित बाजारों तक वो पहुंचते ही नहीं है। तो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं है कि एपीएमसी अधिनियम के सभी प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी बाजार में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। आप मान लीजिए एपीएमसी एक्ट में सुधार जो हुआ है, अभी उसकी चर्चा करेंगे,
ठीक है, या अगले लेक्चर में करेंगे, टाइम देखते हैं कितना रह गया है आपके लिए। ठीक है, तो उस एपीएमसी एक्ट में अगर हम सुधार कर भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाजार को बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक बाजार स्थान पर किसानों तथा व्यापारियों के मध्य संपर्क भी स्थापित करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, सिर्फ एपीएमसी एक्ट में सुधार से ही सारी चीज़ें नहीं सुधरेंगी। देखिए, एपीएमसी एक्ट में थोड़ा सुधार किया तो किसान जो है वो धरने पर बैठ गए, धरने पर बैठे हैं। इसका क्या कारण है आप सभी जानते हैं, इसकी चर्चा भी हमने पहले की है कि जो किसान आंदोलन है वो एमएसपी को लेकर उनकी क्या समस्याएं हैं पिछले लेक्चर में। जिन भी बच्चों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है वो पीछे जाकर इन सारी चीज़ों को देख ले। देखिए, हम इकोनॉमी के टॉपिक को होल पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं, है ना। तो अब ये जो प्राथमिक सेक्टर है आपका, आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका रहेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक कि इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो भी आपको कवर करा दी जाएंगी, ताकि जब आप टेस्ट देना शुरू करें, जैसे कल कई बच्चे पूछ रहे थे सर टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी, तो टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि आपको एक बेसिक जानकारी या बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा है तो टेस्ट देने से भी क्या मतलब है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं उनका मैक्सिमम रिवाइज करिए आप। ठीक है, रिसोर्स अपना कम करिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं जो इकोनॉमी में दे रहा हूँ वो आपके पर्याप्त है प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए भी। जो ज़रूरी आंकड़े आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं वो इसमें साथ साथ देते चलेंगे। इसके अलावा प्रीलिम स्पेशल कुछ क्लासेस मैं आपकी लूँगा, उसमें सारे आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे जो आपको रटने हैं। इसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट तैयार करते रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। ओके, तो ये था हमारा जो कि कृषि विपणन प्रणाली। अब कृषि विपणन प्रणाली में आप सभी को पता है कि सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। तो कृषि विपणन प्रणाली आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें अब हम पढ़ेंगे एपीएमसी मंडियों के बारे में। ओके, तो एपीएमसी मंडियों के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। अब हमने कौन कौन से मॉडल अपनाए हैं कृषि विपणन सुधार में, जो राज्यों ने जो मॉडल अपनाए हैं। तो सबसे पहले तो हमने एपीएमसी एक्ट ही है, तो कुछ राज्यों के उदाहरण हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। बिहार राज्य में एपीएमसी अधिनियम के तहत सभी प्रतिबंधों को हटा देने के बावजूद, यानी कि जो एपीएमसी एक्ट के प्रतिबंध थे कि आप लाइसेंस वाले लोगों को ही अपना सामान बेच सकते हैं या मंडी स्थल पर ही सामान बेचेंगे, बिहार ने इसको हटा दिया, औपचारिक रूप से हटा दिया है इसको बिल्कुल। इसके बावजूद भी राज्य में औपचारिक माध्यमों के द्वारा बहुत कम खरीद होती है, कम खरीद देखने को मिलती है, जबकि सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार होने से विपणन प्रणाली में सुधार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जब प्रतिबंधों को हटाने के बाद निगमों ने खरीद प्रक्रिया में प्रवेश किया, यानी कॉरपोरेट्स ने जब खरीद प्रक्रिया में प्रवेश किया, तो निगमों द्वारा अधिकतर खरीद बड़े व्यापारियों से ही कर ली गई, जबकि किसानों से प्रत्यक्ष क्रय बहुत कम की गई। अब जब कॉरपोरेट यानी व्यवसायिक क्षेत्र के लोग डायरेक्ट खरीद की प्रक्रिया में शामिल हो गए, तो ऐसा नहीं कि वो छोटे किसानों से मिले और उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, नहीं, तब भी उन्होंने बड़े व्यापारियों से ही अपनी खरीद को अंजाम दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक उदाहरण है बिहार मॉडल कि कृषि विपणन सुधारों में अगर एपीएमसी में सुधार किया गया है तो जरूरी नहीं कि उसमें सुधार हो जाए। फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी एपीएमसी कानूनों के निरसन की बजाय विनियामक उपायों को अपनाया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको हटा ही दो ना, इसको विनियमित करने के उपाय इसको लागू करो कि इसको कैसे अच्छे ढंग से हम इसको लागू कर पाएं जिससे इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले। इससे कृषि मंडियों में तुलनात्मक लाभ को बढ़ावा मिला है। सीमित विनियमन से सभी स्थानीय बाजारों में अनेक खरीदारों, यानी कि जो बहुत सारे जो मल्टी बायर हैं उनकी उपलब्धता बढ़ी है। अब ऐसा नहीं कि बाजार में सिर्फ एक ही खरीदार है तो वो जिस रेट में या जिस दाम पर कृषि वस्तुओं को या कृषि उपज को खरीद रहा है तो किसान की मजबूरी है कि उसको बेचना है, ऐसा नहीं है। और फिर बाजार में बहुत सारी वस्तुओं की वो उपलब्धता हो पाए, इससे क्या होगा कि जो कृषि मंडी है उसके जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। मतलब मल्टी बायर हो और मल्टी कमोडिटी बाजार में कृषि मंडियों में उपलब्ध बनी रहे। कुछ सुझाव हैं उनकी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नवीन तकनीकी आधारित कृषि विपणन प्रणाली सफल होगी। एक तो सबसे पहले हम क्या करें, नवीन तकनीकी। देखिए कोई भी चीज़ आप किसी भी आंसर राइटिंग में अगर आप सुझाव देते हैं
तो अब आप तकनीकी का प्रयोग करने में उनको सुझावित करेंगे कि या किसी भी आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ हो उसमें तकनीकी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। देखिए तकनीकी मैक्सिमम आपको लाभ देगी, देखिए उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसकी जो बेनिफिट हैं उनको समझने की कोशिश करिए और उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। तो नवीन तकनीकी है तो इस्तेमाल करेंगे तो नवीन विपणन जो प्रणाली होगी वो उत्पादकों को अधिक विपणन विकल्प उपलब्ध करा पाएगी, यानी कि अधिक मार्केटिंग के विकल्प उपलब्ध करा पाएगी तथा उत्पादकों से जो जुड़ी वास्तविक समस्याएं हैं उनको भी दूर करने में उनको मदद मिलेगी। अब ये विपणन प्रणाली जमीनी स्तर पर किसानों द्वारा सामने की जाने वाली समस्याओं का समाधान करे, ऐसा हमें बनाना चाहिए। ऐसे जो इसको सक्षम बनाए कि जो ग्राउंड लेवल पर किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाए, जैसे ऋण से संबंधित समाधान, आगत आपूर्ति जो उनको इनपुट लगता है उससे संबंधित जो समस्या है, भंडारण की जो सुविधा है, परिवहन की जो समस्या है सुविधा है, उससे किसानों को जो चुनौतियां हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने का हल मिल सके। तो ये तो इसके सुझाव हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एपीएमसी एक्ट। इसको हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टेट एपीएमसी एक्ट को यहाँ से हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा इसका रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई जो क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि ये वीडियो में होना चाहिए या वीडियो में आप मुझसे छूट रहा है, ठीक है, वो आप ज़रूर बताएं, वो आपको मिल जाएगा। हालांकि जब आप पूरा कंप्लीट इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं छूटने वाला है, तो आप निश्चिंत रहें, निर्भीक होकर अपनी तैयारी करें और तैयारी को अपना एक अच्छा शेप दें और बराबर लगातार आप पढ़ते रहें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर जो अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप आपको उसमें जोड़ रखा है उनसे आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस की क्वेरी हैं उनको समाधान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।